हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के 90s डे प्लानर के अंडर करंट अफेयर्स के डे 1 के डाटा को कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे 90s डे प्लानर के हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी और साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा एक टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो उन्हें लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 90s डे प्लानर आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए इसके सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देखिए ये रहा। तो इसमें जो है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैक क्लस्टर स्थापित किया है। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रति माह लगभग 6,40,000 बैग बनाना है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मुजफ्फरपुर राज्य का प्रमुख बैग क्लस्टर बन गया है, जिससे औद्योगिकीकरण की उम्मीदें बढ़ गईं। उद्योग विभाग ने महिला उद्यमियों और स्थानीय श्रमिकों को तकनीकी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है। उद्योग विभाग ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ भी काम किया। बिहार सरकार गो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व कर रही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उनसे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे हैं ये 1970 ईस्वी। देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बिंदेश्वर पाठक को देश में सार्वजनिक शौचालयों के अग्रणी और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे महात्मा गांधी के शांति, समानता और अहिंसा के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक द्वारा एक ऐसे समुदाय के लोगों के लिए की गई थी जो भेदभाव, दुर्व्यवहार और कलंक से ग्रसित थे, जिन्हें मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में जाना जाता था, जो सूखे शौचालयों को हाथ से साफ करते थे और जिन्हें अछूत करार दिया जाता था। बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभार्थी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बहुमंजिला आवासन शहरी विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। मकान 11 महीने के अनुबंध पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार में सुशासन के लिए 7 निश्चय योजना 2 में शामिल निश्चय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 2 सशक्त महिला सक्षम महिला, 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी, 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर, 6 आसान कनेक्टिविटी संचार एवं आगमन, 7 सभी के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूविजन एक स्वचालित प्रणाली है जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है।
भूविजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। ICAR या IIRR भारतीय कृषि अनुसंधान व परिषद व भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोई भी इसे संचालित कर सकता है। भूविजन, जिसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है। इसे हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना में लॉन्च किया गया है। यह 30 मिनट में 12 प्रमुख मृदा पैरामीटर परीक्षण कर सकता है। यह मृदा परीक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक स्मार्ट, तेज, आसान, किफ़ायती और सुलभ समाधान है। यह उपकरण एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाता है जो परीक्षण के परिणामों को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ सूची सुमेलित करके, एक जिला एक उत्पाद, भारत की विविध शिल्प विरासत का प्रदर्शन, भूविजन, IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण, लखपति दीदी कौशल विकास परीक्षण, भारत NCAP वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो इसका गलत पॉइंट जो है वो है डी। सही को देख लेते हैं। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर तथा मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है जिसकी वैश्विक आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी है। विश्व के लगभग 60% टीके भारत से आते हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तु दवा में जैविक रूप से सक्रिय घटक होते हैं जो इसे चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे प्रमुख अवयव हैं जो किसी विशेष चिकित्सा स्थिति के उपचार में दवा को प्रभावी बनाते हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव, जिन्हें बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है। चीन का हुबई प्रांत विनिर्माण उद्योग का केंद्र है, इसलिए भारतीय दवा उद्योग चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सही है। अन्वेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। शाह एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। बिहार का मार्चा चावल 2023 में GI टैग प्राप्त किया है। अन्वेष उत्सव साहित्य द्वारा आयोजित एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। इसमें कविता, कहानी, कहानियाँ, भारतीय काव्य, भारतीय भक्ति साहित्य, भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता, सिनेमा और साहित्य, रचना रहित साहित्य, रचनात्मक शिक्षा आदि शामिल थे। शाह एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। इसका मुख्य फोकस अधिक ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय है। बिहार का मार्चा चावल 2023 में GI टैग प्राप्त किया। धान की यह देसी किस्म केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पैदा होती है। धान की इस विशेष किस्म का आकार काली मिर्च जैसा होता है। सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में लगता है सोनपुर में। इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि मान्यता है कि मध्य एशिया से व्यापारी इस मेले में पशु खरीदने आते थे और यह मेला युद्ध हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त प्रावधान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 3। किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य का नाम और परिवर्तित कर सकती है। ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की।
ये दोनों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता सेनानी। मातंगिनी हाजरा 73 वर्ष, वेस्ट बंगाल और गांधी बूढ़ी वृद्ध गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तामलुक पश्चिम बंगाल के दौरान एक मार्च का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश गोलियों के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। कनकलता बरुआ को भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में एक माना जाता है। इन्होंने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस मृत्यु वाहिनी जुलूस में उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। 2020 में तटरक्षक बल ने उनके नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा। यूनिटी मॉल एक जिला में एक उत्पाद, GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। भारत का पहला यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उज्जैन। यूनिटी मॉल या प्रधानमंत्री एकता मॉल एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक बनकर उभरा है। इसे महत्वाकांक्षी उद्यम का उद्देश्य कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच सजीवी संबंध को मजबूत करना है, जो देश के हर कोने से स्वदेशी उत्पादों का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। एक जिला एक उत्पाद सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही उनका उत्पादन करने वालों को पूंजी उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, GI या भौगोलिक संकेत एक नाम या चिन्ह है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। भौगोलिक संकेत उत्पादों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से केवल 2 सही है। इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सही सुमेलित युग्म निम्नलिखित है। नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला, राजस्थान। मुस्क बुद्धूजी चावल और चिकारी लकड़ी शिल्प, कश्मीर। सत्य सिराची भेंडो, गोवा। मार्चा चावल, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कथन को बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से डी गलत है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोजन को एक संभावित ईंधन माना जा रहा है जो भविष्य में जीवाश्म ईंधन का स्थान ले सकता है। यह शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन सेल को शक्ति प्रदान करने की इसकी क्षमता, घरेलू उत्पादन की इसकी क्षमता और ईंधन सेल की उच्च दक्षता की क्षमता के कारण है। हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन के लिए ईंधन के रूप में भी काम कर सकता है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थापित होने वाला है। अगला प्रश्न है, गड्डा ब्राह्मण, कोली, पड्डारी जनजाति और पहाड़ी जातियां समूह 4 समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? डी, जम्मू कश्मीर। सरकार ने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2023 में जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 4 समुदायों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ये समुदाय हैं गड्डा ब्राह्मण, कोली, पड्डारी जनजाति और पहाड़ी जातियाँ। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। सूची को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हो जाएगा ए, केवल एक सही है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव निर्मित महासागर मिशन 3 सदस्यीय टीम है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है।
यह समुद्र गहराई में 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा। इसके अंदर आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्योरेंस है। मानव युक्त पनडुब्बी वैज्ञानिक कर्मियों को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अज्ञात गहरे समुद्री क्षेत्रों का निरीक्षण करने और समझने की अनुमति देगा। इसके अलावा यह गहरे समुद्र में मानव रेटेड वाहन विकास की क्षमता को बढ़ाएगा। अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस चीन के बाद मानव युक्त सबमरीन तैयार करने वाला भारत का दुनिया का छठा देश है। पनडुब्बी के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने गहरे समुद्र की खोज के लिए 6000 मीटर की गहराई वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और विभिन्न अन्य पानी के नीचे उपकरणों जैसे कि ऑटोनोमस कोडिंग सिस्टम, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV और डीप सी माइनिंग सिस्टम का विकास किया है। अगला प्रश्न है, नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला और आनुवंशिक अनुसंधान में एक सफलता है जो न केवल CSIR NVRI की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है बल्कि पौधों की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए नए रास्ते भी खोलता है। नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A 108 पंखुड़ियों वाला कमल का उन्नत प्रकार। नमो 108 पंखुड़ियों वाला कमल का एक नया संस्करण है। इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला मौसम प्रतिरोधी, 10 महीने मार्च से दिसंबर तक फूल दे सकता है। दूसरा, कमल के फूल की पहली किस्म जिसका जीनोम पूर्णतः अनुक्रमित है। तीसरा, यह कभी विलुप्त या संकटग्रस्त नहीं हो सकता। धारा सरसों हाइब्रिड 11 शाकनाशी सहनशील, दिल्ली विश्वविद्यालय के जेनेटिक मैनिपुलेशन सेंटर द्वारा विकसित सरसों की संशोधित किस्म है। DMH11 भारतीय सरसों किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच का संकरण है। BT बैगन आनुवंशिक रूप से संशोधित बैगन जो फल और टहनी छेदक कीटों के हमलों का प्रतिरोध करता है। इसे मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस से BT जीन को बैगन में डालकर बनाया गया है। गोल्डन राइस संशोधित चावल की किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन A होता है। गोल्डन राइस को साधारण चावल की तरह ही उगाया जा सकता है। इसमें GR2E गोल्डन राइस विशेषता वाली किस्में भी होती है। अगला प्रश्न है, धार्मिक तीर्थ यात्रा में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A बिहार। बिहार एक बहुमुखी गंतव्य है जो विभिन्न हितों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, चाहे वह धार्मिक, कला, संस्कृति, विरासत या यहाँ तक कि पारिस्थितिकी हो। बिहार में इको सर्किट के रूप में पर्यटन के लिए कई आकर्षण हैं। बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक, खंडहर, मंदिर, जंगल, नालंदा और महाबोधि 2 विश्व धरोहर स्थल हैं और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को घूमने और तरोताज़ा होने के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B 2 और 3 सही हैं। फोर्टलेजा घोषणापत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है। 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का संक्षिप्त नाम है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल हुए। फोर्टालेजा घोषणापत्र ब्रिक्स देशों से संबंधित है। 2014 में फोर्टालेजा ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB संघाई चीन की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई। यह 13वीं ब्रिक्स NSA बैठक थी। अगला प्रश्न है,
मचेल माता मंदिर देवी दुर्गा की एक मंदिर है। तीर्थस्थल मचेल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और यह देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रिय स्थान है। यह वार्षिक तीर्थ यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में। वार्षिक मचेल माता यात्रा दिव्यता और आध्यात्मिकता की भावना का प्रतीक है। यह उत्तरी भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में एक है। यात्रा के दौरान भक्तगण देवी मचेल माता की पवित्र गदा या छड़ी को लेकर चलते हैं तथा पारंपरिक ढोल, बांसुरी, मंत्रोच्चार तथा पुष्प वर्षा के बीच देवी की स्तुति में भक्तिमय भजन गाते हैं। भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। किस देश ने हाल ही में 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? सी फ्रांस। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य घोषित किया, जो दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रयास है। क्यूएस रैंकिंग में फ्रांस के 35 विश्वविद्यालय तथा टाइम्स उच्च शिक्षा रैंकिंग में लगभग 15 विश्वविद्यालय हैं। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर एक समय में 16,600 अभ्यर्थियों की क्षमता वाला परिसर बन गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिहार में। बापू परीक्षा परिसर 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जो इसका निर्माण 202 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ऑफलाइन परीक्षा के अलावा इस सुविधा केंद्र में 3500 बैठने की क्षमता के साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की भी व्यवस्था है। भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश है? करेक्ट आंसर बी रूस। बायोडीजल की एक लंबी श्रृंखला वाला फैटी एसिड मिथाइल एस्टर है, जो वनस्पति तेल और पशु वसा से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम आधारित डीजल इंजन की तुलना में इसके कई फायदे हैं, क्योंकि इसके निकास गैस उत्सर्जन, बिना जले हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर में कमी आती है। भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने बारबाडोस नट नामक विषैली उष्णकटिबंधीय झाड़ी के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार लाने की एक विधि विकसित की है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में ज़रूरतमंदों और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान। दूसरा, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तीसरा, सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में आम लोगों का विश्वास बनाए रखना। पाँचवा, मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य ने अबुआ आवास योजना की भी घोषणा की है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस राज्य के बारे में है? करेक्ट आंसर बी झारखंड। नेट जीरो का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन की अवशिष्ट उत्सर्जन की एक छोटी मात्रा तक कम करना, जिसे प्रकृति द्वारा अवशोषित और संग्रहित किया जा सके, जिससे वायुमंडल में शून्य उत्सर्जन बचेगा। झारखंड ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज की घोषणा की, जो भारत के लक्ष्य वर्ष के समान है। अबुआ आवास योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की गई। इसका उद्देश्य इस प्रकार है, गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े और दलितों को 3 कमरों का मकान, अगले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का बजट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर अभिकथन और कारण के रूप में विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण अभिकरण का सही व्याख्या है। देख लेते हैं इन्हें। अभिकथन बोल रहा है, अर्थ ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई और 2018 में अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गया।
आर मानवता प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों के आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही है, जिससे शेष समय के लिए हम पारिस्थितिक घटक में रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिकोको पामोजा पहल एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा है जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव। दक्षिण केन्या की गाजी खाड़ी में मिकोको पामोजा पहल मैंग्रोव्स टुगेदर मैंग्रोव वनों को वैश्विक कार्बन बाजार से जोड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी के माध्यम से मैंग्रोव की बहाली और संरक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। पामोजा जलवायु, समुदाय और जैव विविधता संरक्षण के लिए ट्रिपल विन परियोजना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा एरिस नया कोविड-19 वेरिएंट, HLD6 नई मानव वंशावली, जुर्जुर्वे प्रसवोत्तर गोली, फुजीवाड़ा चक्रवात घटना, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, बोल रहा है गलत विकल्प को चिन्हित करें, तो इसमें गलत हो जाएगा सी, बाकी सही है। विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन द्वारा स्थापित किया गया है। लूनर कोडेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर डिजिटल कला का संग्रह भेजना है। विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है। समोसा कॉकस समूह है अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का एक अनौपचारिक समूह है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंस कॉफ़ी क्लब 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों का विस्तार का विरोध करने वाले आंदोलन के रूप में उभरा। इस मॉडल का समर्थन इटली, चीन, अर्जेंटीना और पाकिस्तान द्वारा किया जाता है और वे भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक होने के विचार के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन युग्म सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इनमें से 2 सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता स्पेन इंग्लैंड उप विजेता रहा। फीडे वर्ल्ड कप विजेता मैग्नस कार्लसन। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी विजेता भारत, मलेशिया और जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 विजेता पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हरमनप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ ICC आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित किया गया। मैच में जब उन्हें LBW करार दिया गया तो कौर ने अपने स्टंप तोड़ दिए और मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में अंपायरिंग को दयनीय कहा। उन्होंने अंपायर पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी की। इस व्यवहार के कारण बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना अपनी टीम के साथ वहां से चली गईं और उन्होंने अपनी भारतीय समकक्ष से कुछ शिष्टाचार सीखने का आग्रह किया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में निर्दिष्ट किए गए थे और ये भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान व चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 2023 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 2023 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन को। यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। 2023 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच और एनी एल व्हीलियर। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड स्पंद उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों के लिए। 2023 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव
क्वांटम डॉट्स अर्धचालक पदार्थ के सूक्ष्म कण की खोज और संश्लेषण के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कितने कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों। इसमें तीनों कथन सत्य हैं। भारत ने कुल 107 पदक जीते। इसमें एथलेटिक्स सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल रहा। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। भारत द्वारा जीते गए कुल 107 पदक में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य है। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत की पदक तालिका 3 अंकों के आंकड़े को पार कर गई। चीन 383, जापान 188 और कोरिया गणराज्य 190 के बाद भारत एशियाई खेलों के एक संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला चौथा देश बन गया। एथलेटिक्स 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ सर्वाधिक पदक जीतने वाला खेल रहा। निशानेबाजी में अधिकतम स्वर्ण पदक 7, एथलेटिक्स में रजत पदक 14 और कांस्य पदक 9 जीते गए। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम हैं जो पेशेवर प्रतियोगिताओं में खेले जाते हैं, आमतौर पर कुछ प्रमुख शैलियों में आते हैं। ब्रेक डांसिंग अफ्रीकी अमेरिका और प्यूर्टो रिकॉन समुदायों द्वारा विकसित सड़क नृत्य की एक शैली है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर को विकसित करने की मंजूरी दे दी। परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 72.47 करोड़ रुपए है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास कार्य होने जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी। मां जानकी जन्मभूमि मंदिर को पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मान्यता है कि माता सीता का जन्म यहीं हुआ था। पुनौरा धाम में मंदिर के पीछे जानकी कुंड नाम से एक झील है। सरकार यहां सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, परिक्रमा पथ और आदि विकसित करेगी। बिहार सरकार द्वारा 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1000 प्रति माह आवंटित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसका सही लाभार्थी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेरोजगार युवा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जो 20 से 25 वर्ष की आयु के लिए लाभकारी होगा, जो रोजगार की तलाश में है। उन्हें अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्रता ऐसे व्यक्ति जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में स्थित किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर उत्तीर्ण हो किंतु उच्च शिक्षा प्राप्त ना की हो। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराना होगा। आवेदक स्वरोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, छात्र क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पटना के पाटलिपुत्र निवासी सायस कपूर को टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। उन्हें यह सम्मान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मिला है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्त और परिवहन तक विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं के अनुकरण को संदर्भित करता है। इसमें सीखने, तर्क करना, समस्या समाधान, धारणा और भाषा समझना शामिल है। सायस कपूर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। अरविंद नारायण प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर के साथ मिलकर उन्होंने हाउ टू रिकॉग्नाइज एआई स्नेक ऑयल नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एआई का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करती है और इसके पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन करती है तथा इस बारे में बात करती है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं।
अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी पैन-लेव्ड अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति है। सही है। दूसरा, प्रीमियम भुगतान में होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाता है। ये भी सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना है जो सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं और निदानों की लागत को कवर करती है। इस योजना के लिए वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में तथा बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण के आधार पर साझा किया जाता है। आयुष्मान भारत मिशन 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया, जबकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में आरोग्य आयुष्मान भारत परियोजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन का आयोजन किया जाएगा। यह विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अगला प्रश्न बोल रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, तो इसको देख लेते हैं। गुजरात घोषणा पत्र, स्वास्थ्य, ई मुलाकात, कैदी, इंद्रजाल, एंटी ड्रोन सिस्टम, न्यूरालिंक, चूक डिवाइस, सर्जिकल प्रविष्टि। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 20वीं सदी के अंत में भारत ने तकनीकी क्रांति देखी जिसमें कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। ये दोनों पॉइंट गलत हैं। यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 मिलियन से अधिक हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। महामारी के दौरान कार्यप्रणाली में आई व्यापक परिवर्तन ने भारत में डिजिटल व्यवसायों के विकास को गति दी, जिससे अनेक यूनिकॉर्न का उदय हुआ। यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाली फर्म होती है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन से अधिक हो। भारत की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में बेंगलुरु सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली और मुंबई का स्थान है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। महिलाओं द्वारा नेतृत्व या सह स्थापित यूनिकॉर्न की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन गया। जेप्टो एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी स्टार्टअप है जिसकी स्थापना आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा ने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने पुस्तक फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राधिका अयंगर। यह पुस्तक डोम समुदाय की कहानी पर प्रकाश डालती है जो प्राचीन परंपरा द्वारा उसकी दी गई जगह से एक स्थान पाने के लिए संघर्ष करता है। यह पुस्तक वाराणसी के डोम समुदाय पर 7 से 8 वर्षों के शोध पर आधारित है। इसे हॉपर कॉलिंस द्वारा 2023 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसे प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में अपने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार अपने किसानों के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। बिहार में 2018 में खरीफ सीजन लॉन्च किया गया था। योजना के घटक 20% तक फसल हानि पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर, 20% से अधिक फसल हानि पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, पात्रता रैयत और गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत श्रेणी में शामिल किसान। अगला प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 बहादुर सिख योद्धाओं को शहादत को सम्मान देने के लिए सितंबर 2023 में फिरोजपुर में एक स्मारक की आधारशिला रखी। इन योद्धाओं ने निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सारागढ़ी की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 ब्रिटिश भारतीय सेना और 36 सिख रेजिमेंटों के द्वारा 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगान हमलावरों, अफरीदी और औरकजई जनजाति को खदेड़ दिया। सारागढ़ी स्मारक ऐतिहासिक सारागढ़ी युद्ध में 21 बहादुर सिख योद्धाओं की शहादत का सम्मान करता है। 2023 में सारागढ़ी युद्ध की 126वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर में एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, गढ़वाल, उत्तराखंड। पुरी गोवर्धन मठ, पुरी, उड़ीसा। श्रृंगेरी श्री श्रृंगेरी शारदा प्रीतम मठ, चिकमंगलूर, कर्नाटक। द्वारका कालिका मठ, द्वारका, गुजरात। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। आर माधवन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। शेफाली बी सरन पीआईबी के प्रधान निर्देशक। प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष। ईगा स्वियाटेक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। किस आईआईटी ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ हाथ मिलाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर है ए, आईआईटी बॉम्बे। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन को एक संभावित ईंधन माना जाता है। इसमें ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन को वेल टू गेट उत्सर्जन यानी जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शुद्धिकरण, हाइड्रोजन का सूखना और संपीड़न सहित के रूप में परिभाषित किया, जो 2 किलोग्राम CO2 के समतुल्य या किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं है। आईआईटी बॉम्बे ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ हाथ मिलाया। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत सजातीय विवाह, धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आत्मसम्मान विवाह कराने की अनुमति दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सितंबर 2023 में 4थे भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। सही को देख लेते हैं। इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और शासन श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यहाँ कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं। राज्य पुरस्कार में मध्य प्रदेश प्रथम, तमिलनाडु दूसरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीसरा। यूटी पुरस्कार चंडीगढ़, जल इंदौर प्रथम, आगरा दूसरा, राजकोट तीसरा। शासन में चंडीगढ़ फर्स्ट। अभिनव विचार पुरस्कार में हुबली, धारवाड़ कर्नाटक में प्रथम। अगला प्रश्न है, बिहार के 2 किसान समूहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। दोनों समूह निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लीची और कतरनी चावल। 2 किसान समूह, लीची किसान उत्पादक समूह और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादक समूह बिहार के कुल लीची का 43% उत्पादन करता है और लीची उत्पादक कुल क्षेत्रफल का लगभग 35% हिस्सा आच्छादित करता है। बिहार में 32,000 हेक्टेयर से लगभग 300,000 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन किया जा रहा है।
जिसमें से लगभग 12,000 हेक्टेयर बागान मुजफ्फरपुर में है। बिहार का कतरनी चावल भारत का सबसे प्रचलित और बेहतरीन गुणवत्ता वाला सुगंधित चावल है। यह अपने सुगंधित स्वाद, स्वादिष्टता और चूरा पिटा हुआ चावल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है जिसका कार्य सैन्य अनुसंधान और विकास है। DRDO की भूमिका की समीक्षा और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के विजयराघवन। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। के विजयराघवन हाल ही में गठित 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बने जिसका उद्देश्य DRDO की भूमिका की समीक्षा करना है, उसे पुनः परिभाषित करना है। इस समिति के उद्देश्य वर्तमान मुद्दों को हल करना है, जैसे लागत में वृद्धि और लंबी देरी, अपर्याप्त वित्त पोषण, अपर्याप्त जनशक्ति, उत्तरदायित्व की कमी और प्रचलित प्रौद्योगिकी विकास। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और भोसले राजवंश के सदस्य थे जिन्होंने बीजापुर की गिरती हुई आदिलशाही सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मॉरिशस। मॉरिशस के महाराष्ट्र भवन में शिवाजी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिली। आकर्षण के माध्यम से दूसरों की प्राथमिकताओं को आकार देने की क्षमता है। सॉफ्ट पावर के 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक मूल्य, संस्कृति और विदेश नीति। यह मूर्ति भारत में दिल्ली के एक कलाकार द्वारा बनाई गई थी तथा एक कंटेनर जहाज के माध्यम से द्वीपीय राष्ट्र भेजी गई। अगला प्रश्न है, स्मारक टिकट एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी स्थान, घटना या व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल ही में हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मा कुमारीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 48 अफ्रीकी देशों ने महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस घोषणा को संबोधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कंपाला घोषणा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुंबई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, R21 मैट्रिक्स M RTS SAS01 E2025 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मलेरिया। ये सभी जो है मलेरिया वैक्सीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य नर्सरी बनाना और पेड़ों का सघन रोपण करना, वैकल्पिक फसल और ड्रिप सिंचाई की जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा प्रावधान मुख्यमंत्री योजना के दायरे में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। कुल परियोजना लागत प्रति इकाई के 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम 5 लाख रुपए, स्वीकृत राशि का 50% अनुदान या सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रुपए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए
सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है। उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्वामित्व। स्वामित्व गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण रोजगार में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पहलुओं और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पूछ रहा है इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम केरल। भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे हैदराबाद। राज्य के पश्मीना शिल्प को जीआई टैग जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। राज्य में अनाथों विशेष रूप से असक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई। अगला प्रश्न है पीएम श्री स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री स्कूल शुभारंभ सितंबर 2022 में किया गया। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की गई। अगला प्रश्न है विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के महत्व पर जोर देता है? करेक्ट आंसर है ए, विकलांग व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो है कथन और कारण है। कथन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाई। कारण बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63.13% हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया स्किल्स 2023-24 एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 11वीं। इंडिया स्किल 2023-24 के उद्देश्य हैं बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार योग्य कौशल को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य कौशल मानचित्रण पर जोर देकर कौशल अंतराल की पहचान करना और उसे पाटना है। दक्षता, व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक प्रशिक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगला प्रश्न है एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संबोधित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इससे पहले इसके कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो है 28 सितंबर एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में हो गई। वह एक प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कृषि अनुसंधान में उनके अग्रणी कार्य ने भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हें पुरस्कार मिले हैं 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है पंजाब 2024 से पूसा 44 धान किस्म गैर बासमती की खेती पर प्रतिबंध लगाएगा। उपरोक्त निर्णय के लिए निम्नलिखित कथनों पर उचित कारण के रूप में विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से डी जो है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं। इसमें सिंचाई के 5-6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट आ जाती है। इसकी कटाई गेहूं की बुआई से ठीक पहले की जाती है, जिसके कारण पराली जलाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को आवास अधिकार दिए जाते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार पाने वाली दूसरी जनजाति बन गई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ अधिकार पाने वाली पहली जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा एक तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कचरा मुक्त भारत। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया है, जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। यह स्वच्छता गतिविधियों पर केंद्रित एक पहल है जिसमें स्वच्छता पर जोर दिया गया था। भारत में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रमदान या स्वैच्छिक श्रम, इसका लक्ष्य 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए नागरिकों को एकत्रित करना और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने के लिए था। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। यह रिटर्निंग अधिकारियों के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ऊपर बताए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ए एनकोड। एनकोड स्क्रूटनी एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों की उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकनों की जांच करने के लिए है। एनकोड नोडल ऐप विभिन्न विभागों को, राजनीतिक दलों को रैलियों, रोड शो आदि आयोजित करने के लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए है। अगला प्रश्न है यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकार क्षेत्र में है। यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकार क्षेत्र में है। यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 परतें शामिल होगी, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊपर निम्नलिखित में से किस विकास का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रोजेक्ट कूसा। डीआरडीओ का लक्ष्य इसे 2028 से 29 तक चालू करना है। इस सिस्टम को 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक आयरन डोम सिस्टम है जो भारत की रक्षा क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। HAPS उच्च ऊंचाई छद्म उपग्रह परियोजना संचार निगरानी और पर्यावरण निगरानी जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए समतापमंडल में तैनात ड्रोन या गुब्बारे जैसे मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग पर केंद्रित है। INS तारमुगली एक ट्रिनकेट श्रेणी का तीव्र आक्रमण यान है। NASAMS नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे अमेरिका और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, यह दुनिया की पहली नेटवर्क वाली छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अन्य उपकरणों और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाता है। THAAD थार्ड अमेरिकी सेना की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो छोटी, मध्यम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरणों में मार गिरा सकती है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प को चिन्हित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है SCS को 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में पेश किया गया था।
SCS एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ाव होता है और हमारे सशस्त्र बलों के कौशल में वृद्धि होती है। मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास थी। बाकी सैन्य अभ्यासों को देख लेते हैं। अभ्यास वज्र प्रहार, यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। काजिन 2023 यह एक वार्षिक भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति 2023 यह भारत और श्रीलंका के बीच है। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो 2023 के लिए अनुकूलन कार्यों की योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को देखती है, किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन एक वितरित खाता प्रौद्योगिकी है जो बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों के बीच लेन देन का सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फाल्कन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनमें से 2 कथन सत्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा के लिए विकसित किया गया है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का परिमाणी मिश्रण है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य से रक्षा वाहन कार्यक्रम और प्रहार सामरिक मिसाइल है। यह 350 से 500 किलोमीटर की दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सोमवार को मुंबई में 141वें IOC सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के प्रवेश को औपचारिक रूप दिया गया है। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में केवल 2 टीमों के साथ खेला गया था। निम्नलिखित में से वे 2 टीम कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित 5 अतिरिक्त खेल हैं: बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, झंडा फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनोफ्लोरेट्स कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचनाएं हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में कथनों पर विचार करें पूछ रहा है। सही विकल्प चुने तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक कथन सही है। देखते हैं कौन से कथन सही हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स को IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बनाया। ये 87% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को ऊष्मा में बदल सकता है। यह अवरक्त दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी सहित कई आवृत्तियों पर प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, जिससे यह सूर्य के प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में अत्यधिक कुशल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह जल तापन अनुप्रयोगों के लिए टिकाऊ और किफ़ायती विकल्प साबित हो सकता है तथा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के लिए एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। ऊपर उल्लेखित संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित पर विचार करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3, 4, 5। जयपुर शिल्प और लोक कला, वाराणसी संगीत की नगरी, हैदराबाद पाक कला, ग्वालियर संगीत, कोझिकोड साहित्य में सृजनात्मकता,
चेन्नई संगीत की रचनात्मक शहर, मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर शिल्प और लोक कला। अगला प्रश्न, कौन सा देश विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत। इसका आयोजन बेंगलोर, भारत में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर किस देश के चंद्र का अन्वेषण अंतरिक्ष यान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जापान। जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट के साथ ही चंद्रमा पर जाने के लिए मून स्नाइपर नामक जांच अभियान शुरू किया। जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। इससे पहले रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। स्नाइपर पिछले चंद्र मिशनों पर उतरने के लिए सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। रडार से लैस स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम, जिसे मून स्नाइपर लैंडर के रूप में भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के पास चंद्रमा की सतह पर उतरा है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का 20वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया। 2024 की रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 2024 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में 18 प्रमुख संकेतकों के आधार पर दुनिया के अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करती है, जिनमें शिक्षण, अनुसंधान, वातावरण, अनुसंधान गुणवत्ता, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य शामिल है। भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान IISc 2017 के बाद पहली बार वैश्विक शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में वापस आ गया। 201 से 250 के बैंड में आ गया है। भारत अब विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ 91 भारतीय संस्थान शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी USA का स्थान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सितंबर 2023 में झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जा देने की मंजूरी दी है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोको गॉफ। मिश्रित युगल के फाइनल में कजाकिस्तान की अन्ना डेनिलीना और फिनलैंड की हैरी हेलियोवोरा की जोड़ी ने जेसिका पेगुला और ऑस्ट्रियन क्राजिसेक की जोड़ी को हराकर जीत हासिल की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ देख लेते हैं, ए हो जाएगा। अश्विनी कुमार जीव विज्ञान, श्री अक्कटू टी विजू रसायन विज्ञान, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू इंजीनियरिंग, डॉक्टर नीरज कयाल गणित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व की सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीत लिया। स्विट्जरलैंड लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर है, उसके बाद कनाडा और स्वीडन है। 2023 में भारत की रैंकिंग एक स्थान का सुधार हुआ और अब वह
40.8 के समग्र स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 2022 में भारत ने 85 में से 31वां स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न है, पोंजी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये गलत है, सही को देख लेते हैं। यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। यह दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, असम। पर्यटन मंत्रालय द्वारा असम के विश्वनाथ घाट को 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और विश्वनाथ चरियाली शहर से दक्षिण में स्थित है। यह राज्य की राजधानी दिसपुर से लगभग 241 किलोमीटर दूर है। इस शहर का नाम प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। इसे गुप्त काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे गुप्तों के स्वर्णिम शासन के दौरान काशी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी या बनारस के मुकाबले बनाया गया था। चरियाली कस्बे के दक्षिण में स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है पर्यटन और हरित निवेश 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। वे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये गलत है, सही को देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है, इसलिए। अगला पॉइंट है, यह रणजी ट्रॉफी की टीमों द्वारा खेला जाता है जो देश की प्रथम घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट चैंपियनशिप है। 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16वां संस्करण था। पंजाब ने यह ट्रॉफी पहली बार जीती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रमुख राहत या निकासी अभियान को सुमेलित करना है। एक तरफ है उसके ऑपरेशन के नाम और दूसरी तरफ है उससे सुमेलित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास संघर्ष, ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया भूकंप, ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन संघर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले कुछ और ऑपरेशनों को देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त 2023 तुर्की सीरिया भूकंप, ऑपरेशन गंगा 2022 रूस और यूक्रेन के बीच तनाव, वंदे भारत 2020 कोविड-19 महामारी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 कोविड-19 महामारी, ब्रुसेल्स से निकासी 2016 आतंकवादी हमले, ऑपरेशन राहत 2015 यमन में संघर्ष, ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल में भूकंप, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 लीबिया में संघर्ष, ऑपरेशन सुकून 2006 लेबनान में संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्रिकेट, T20, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 111वां। 125 देश में भारत का स्थान 111वां है। इस रैंकिंग को भारत सरकार ने चुनौती दी और सरकार ने इसे गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादों से प्रेरित बताया है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था 2022 में 28.7 के स्कोर के साथ। भारत की भूख की स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश क्रमशः 102वें, 81वें, 69वें और 60वें स्थान पर हैं। सरकार के पोषण ट्रैकर डेटा से पता चलता है कि बच्चों में वेस्टिंग दर 7.2% से कम है, जबकि GHI द्वारा रिपोर्ट किया गया है आंकड़ा 18.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। यह बकलोह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गिनी की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर, कोझिकोड। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने अलग अलग रचनात्मक क्षेत्रों के लिए 55 शहरों को नामित किया। इनमें शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत जैसे क्षेत्र शामिल है। रियो डी जेनेरो, साहित्य। बुखारा, उज्बेकिस्तान, शिल्प और लोक कला। कैसाब्लांका, मोरक्को, मीडिया आर्ट्स। चॉकिंग, चीन, डिजाइन। काठमांडू, नेपाल, फिल्म। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में बनाया गया था। अब तक भारत ने कुल 8 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। जयपुर, शिल्प और लोक कला। वाराणसी, संगीत। चेन्नई, संगीत। मुंबई, फिल्म। हैदराबाद, पाक कला। श्रीनगर, शिल्प कला और लोक कला। ग्वालियर, संगीत और कोझिकोड, साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल किस मंत्रालय की एक पहल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवास और शहरी मंत्रालय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 2023 में भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रमेश बाबू वैशाली। वह ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। दूसरी ओर विदित गुजराती ने भी सर्बिया के अलेक्जेंडर पेडके को हराकर इस स्पर्धा में अपनी 7वीं जीत दर्ज की। ओपन वर्ग में वह शीर्ष स्थान पर हासिल की। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 विला मरीना, डगलस, आइल ऑफ मैन, एक ब्रिटिश महाद्वीप में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को 6 नवंबर को ICC क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट 2 मिनट दिया गया और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरीके से आउट किया जाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं इसके आंसर को, 1 और 2 दोनों। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपचार कवरेज में सुधार हुआ और यह अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% से अधिक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना दो, दोनों सही है। हाल ही में रूस इससे बाहर हो गया। इस संधि पर भारत द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कमजोर जनजातीय समूहों के उदय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना एक ना दो। हाल ही में इसकी दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी। इसे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। दोनों सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चित हौथी विद्रोह किस देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमन। तुर्की से भारत जा रहे गैलेक्सी लीडर नामक मालवाहक जहाज को यमन के हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अपहरण कर लिया। जहाज पर विभिन्न देशों के लगभग 50 चालक दल के सदस्य सवार थे। हौथी आंदोलन की जड़ें बिलीविंग यूथ मुतंदा अल सहाब अल मुमिन में देखी जा सकती है, जो कि एक जिहादी पुनरुत्थानवादी समूह है जिसकी स्थापना हुसैन अल हौथी और उनके पिता बदर अल दीन अल हौथी ने 1990 के दशक में प्रारंभ की। 2004 में सालेह की सरकार ने हुसैन अल हौथी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया, जिससे विद्रोह शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात मीचोंग का नाम किस देश ने रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र चक्रवात मीचोंग में तब्दील हो गया। इस चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया, जिसका मतलब है ताकत और धैर्य। यह इस साल हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात है। चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसका नाम क्या रखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एकता की प्रतिमा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस गीत को हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बांग्लार माटी बांग्लार जोल। 7 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोयला बैसाख को बांग्ला दिवस बंगाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आधिकारिक तौर पर बांग्लार माटी बांग्लार जोल को पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया गया। बांग्लार माटी बांग्लार जोल एक बंगाली देशभक्ति गीत है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल में बंग रोग आंदोलन के समर्थन में लिखा था। टैगोर ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू और मुस्लिम बंगालियों को एकजुट करने के लिए यह गीत शुरू किया। अगला प्रश्न है, मिशन गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से जो है बोल रहा है रिक्त स्थान को भरना है। गगनयान परियोजना में 2 सदस्यों के दल को 4 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2018। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु ने हाल ही में कलैगनार मगलिर उरिमाई थोगई योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं की मूल आय।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कर्नाटक के अगुम्बे वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कथन को चिन्हित करें। तो इसमें से जो है डी गलत है, बाकी सही को देखते हैं। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। यह किंग कोबरा का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम है, जिसका उद्देश्य देश रियासत को नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करना था। तो यहाँ हो जाएगा ए हैदराबाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 18 सितंबर 1948 को जो है ये समाप्त हुआ और हैदराबाद भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम था। यह एक संस्कृत वाक्यांश है जो निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महाउपनिषद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल 1 और 2। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारतीय सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद, गोलान हाइट्स और बाल्फोर घोषणा पत्र हाल ही में खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में एक है। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहर का हिस्सा है जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है। इसलिए इस मस्जिद का परिसर संघर्ष का कारण है। इजराइल और फिलिस्तीन, इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच संघर्ष हो रहा है। नेक्स्ट, गोलान हाइट्स, ये दक्षिण पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है। प्रचुर मात्रा में पानी और प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि के कारण इजराइल और सीरिया दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इजराइल इस पठार को इजरायली समुदायों और सीरिया में अस्थिरता के बीच एक बफर जोन के रूप में देखता है। बाल्फोर घोषणा, यह घोषणा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक सार्वजनिक बयान था। घोषणा में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करने का वादा किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नामक एक आदिवासी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी। यह कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उन्होंने किस वर्तमान राष्ट्रपति को हराया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए। यह जीत तब मिली जब पहले दौर के मतदान में स्पष्ट विजेता का नाम सामने नहीं आया। मुइज़्ज़ू ने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को हराकर दूसरे दौर में 53% से ज़्यादा वोट हासिल किए। मुइज़्ज़ू चीन समर्थक के लिए जाने जाते हैं, जो पिछले पीपीएम सरकार के कार्यकाल के दौरान मालदीव को मिले महत्वपूर्ण चीनी ऋणों से उपजा है। नेक्स्ट है 6G वायरलेस संचार के लिए छठी पीढ़ी की तकनीक के भविष्य के तकनीकी मानक के लिए पदनाम है। नोकिया ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भविष्य की दूरसंचार तकनीकी का नेतृत्व करने के लिए 6G लैब का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हानि एवं क्षति कोष का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हानि एवं क्षति कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 2022। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, सी 1 और 2 दोनों।
बिहार के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। यह राष्ट्रीय खेलों में बिहार का दूसरा रजत पदक है। नेक्स्ट है पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 111 पद। 111 पद में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के थे। अगला प्रश्न है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का प्रदर्शन किया। गीगाबिट इंटरनेट सेवा कितने गीगाबिट तक डेटा संचालित कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1000 Mbps। नेक्स्ट है बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ग्रामीण विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी की घोषणा की और क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भारतीय स्टेट बैंक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडलीय ओजोन को लगभग 1-5% नुकसान हो सकता है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी ऐसा ही घटनाएं देखी गई। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी प्रशांत सागर। हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा साम्राज्य के मुख्य आबादी वाले द्वीपों के पश्चिम में स्थित है। यह एक समुद्र के नीचे का ज्वालामुखी है जिसमें 2 छोटे निर्जन द्वीप हंगा हपाई और हंगा टोंगा शामिल हैं। 2022 में हुंगा टोंगा हुंगा हपाई के विस्फोट से अब तक का सबसे बड़ा वायुमंडलीय विस्फोट हुआ। हंगा टोंगा हंगा हपाई विस्फोट इसलिए अनदेखा है क्योंकि इसने दशकों में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल में सबसे बड़ी वृद्धि करने के अलावा स्ट्रेटोस्फेरिक में भारी मात्रा में जलवाष्प भी इंजेक्ट किया। जलवाष्प एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है जो सौर विकिरण को अवशोषित करती है और वायुमंडल में गर्मी को रोकती है। इसका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो डीएपी संयंत्र मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑपरेशन शेष निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए। लाल चंदन सहित लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन से शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा 2 और 3 केवल 2। अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। बिहार की हालिया जाति जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई। सर्वेक्षण के पहले चरण में बिहार में कुल परिवारों की संख्या का गणना की गई। दूसरे और अंतिम चरण में सभी जातियों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का डेटा एकत्र किया गया। आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत कथन है? पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गलत है। सही को देखते हैं। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 16% से भी कम है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति कम है। बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख जनसंख्या का प्रतिशत 1% से भी कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कचरे के बदले नकद योजना शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पटना। पटना नगर निगम पीएमसी ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में की गई। लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। एमआरएफ की प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। इसका नाम पिंक एमआरएफ रखा गया है क्योंकि यह महिला श्रमिकों द्वारा संचालित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य तथा भारत का डैश बाघ अभयारण्य है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान में हो जाएगा C54। धौलपुर करौली राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना नमन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दिग्गजों और शहीदों के परिजनों का कल्याण। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन नामक एक नई पहल शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास और पुनः एकीकरण को सुगम बनाना है। इस तरह का पहला केंद्र दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। पेंशन स्वीकृति और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श पोर्टल लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली को रक्षा लेख विभागों द्वारा रक्षा लेखा पेंशन के प्रधान नियंत्रक के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C3241। स्लिम जाक्सा, लूना 25, रोसकॉस्मोस, कैपस्टोन नासा, चांगी 6, CNSA। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 18वीं G20। 2023 में G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन G20 ग्रुप ऑफ 20 की 18वीं बैठक थी। यह 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को शुरू होगी, जो 2023 की तीसरी तिमाही में शिखर सम्मेलन तक चलेगी। इंडोनेशिया ने 2022 में अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेजर राधिका सेन। भारत की मेजर राधिका सेन को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिष्ठित 2023 संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रदान किया गया। मेजर सेन 2019 में मेजर सुमन गमानी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति सैनिक है। मेजर सेन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया। अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने कुछ कदम उठाए। महिलाओं और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोके, महिलाओं के लिए सुरक्षित और कार्य वातावरण बनाए। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स का डे फर्स्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो पहले जल्दी जाके इसे लाइक कर दें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। आपको हमारे चैनल्स पे परफेक्शन आईएएस 90 डेज प्लानर के हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, ज्योग्राफीज़ के वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।
फ्रेंड्स हमारे टारगेट 1 के सब्सक्राइबर को पूरा करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम और भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, जय हिंद।